अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नबीहा एजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खावर। नाजरीन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर हो चुका है, जिसमें इंग्लैंड फाते रहा था। इंग्लैंड के साथ सीरीज का आगाज भी होने जा रहा है और अब हम देख रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप की रहनुमाइयां हर तरफ छाई हुई हैं। फीफा वर्ल्ड कप की हर तरफ बात हो रही है। उस हवाले से मैराथन ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। हम भी डेली बेसिस पर आपसे फीफा वर्ल्ड कप को डिस्कस कर रहे हैं, फुटबॉल को डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल, कल भी एक अपसेट हो गया है। बर्तरी हुई है जर्मनी से, जिसको कुछ लोग अपसेट वैसे नहीं कह रहे हैं, कि जो सऊदीया का वो हुआ था, जिस तरह से सऊदी अरब ने अपसेट किया था, हाँ, वो वाला उस तरह से यकीनी तौर पर वो नहीं कर सके। लेकिन नबिया, हम बात करने जा रहे हैं उस खेल की जो कि पाकिस्तान में दहाइयों तक उसने राज किया है। नेशनल गेम है, हॉकी की हम बात कर रहे हैं, जो कि ज़बू हाली का शिकार है, जिस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसके बारे में बारहा बात की जाती है कि हमारा जो नेशनल खेल है, नेशनल स्पोर्ट है, वो नजरअंदाज क्यों है। बिल्कुल। और अनवार, अगर यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स शेयर करें हम अपने नाजरीन के साथ, तो इसका जो सालाना हॉकी का जो बजट है, आप सुनकर और मतलब जब मैंने फैक्ट्स देखे तो मैं हैरान हो गई थी, और हम यही डिस्कस भी करे थे इवन बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रोग्राम, कि इतना कम बजट है, सिर्फ 35 लाख रुपए है। कैन यू इमेजिन? और अगर 2 सालों का तस्करा किया जाए तो इन 2 सालों में सिर्फ भी वो पूरे पैसे नहीं मिल सके, वो भी नहीं मिल सके। 2 लाख में 37 लाख मिला है। तो सूरत हाल अब ये है कि 28 नवंबर को जनूबी अफ्रीका में नेशन कप होने जा रहा है, सीरीज होने जा रही है, और इस कप में हॉकी की टीम अब शिरकत करने जा रही है। और दस्ते के टूर्नामेंट में कौमी दस्ते के 18 खिलाड़ियों को शिरकत वैसे करना है, और 4 ऑफिशियल साथ जाने, लेकिन उसमें भी हमने देखा है फंड्स की कमी की वजह से 2 ऑफिशियल जा रहे हैं, 15 खिलाड़ी जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो फुटबॉल के साथ हुआ था आज से कई साल पहले, अब वही हॉकी के साथ भी हो रहा है। और इस तरह से लग रहा है कि जो फंड्स की किल्लत है, उसके बायस जो हॉकी स्टेडियम्स हैं, हॉकी के लिए जो अकेडमीज बनी हुई हैं, उनको अल्लाह ना करे अनकरीब ताले लगने वाली सिचुएशन तो आ चुकी है। लेकिन सवाल फिर से हम करते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड से, दीगर अहदेदारान से, कि क्या मसला है, इश्यूज क्या हैं, तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही, हमारा सिर्फ क्रिकेट पर ही क्यों फोकस है, बाकी जो खेल हैं, बाकी जो खिलाड़ी हैं, उनके साथ ज्यादती क्यों हो रही है, बोर्ड जो है वो खेलों के फरोग के लिए कोई काम क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ दिहाड़ियां क्यों लगाई जा रही हैं। जो बोर्ड में भी लोग बैठे हैं, उनके हवाले से भी बहुत से स्कैंडल भी मंजरे आम पर आए हैं। ये तो आम लोगों का एक तो रुझान, फिर हम दिलचस्पी देखते हैं कि जब हुकूमत तवज्जो नहीं देती तो फिर लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। और खान साहब की अगर बात की जाए, इमरान खान साहब जो कि खुद स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, क्रिकेट की फील्ड से इतना तवील अरसा वाबस्ता रह चुके हैं, तो हमें हमेशा ये उम्मीद अनवा रहती है कि ऐसा जो शख्स है या जो ऐसी पर्सनालिटी है, वो हमेशा स्पोर्ट्स के लिए काम करेंगे और उन मसाइल को समझेंगे। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने भी जलसे के लिए जो ऑस्ट्रोटर्फ को रिमूव करवाया, तो वो भी काफी शॉकिंग था। बहरहाल इस हवाले से और फुटबॉल के हवाले से भी गुफ्तगू होगी इन आवर प्रोग्राम, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज पे। आर्मी चीफ का यौम शोहदा की तकरीब से आखिरी खिताब, माजी की गलतियों का इतराफ, ठंडी हवा का झोंका, क्या इदारों के खिलाफ साजिशी बयानियों का खात्मा हो पाएगा? आर्मी चीफ की तैनाती, पीछे बैठकर तमाशा देखने का दावा करने वाले कप्तान का फिर यू टर्न, आरिफ अलवी मुझसे मशवरा करके ही दस्तखत करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ इस मामले पर फिर सियासत करना चाहती है? फीफा वर्ल्ड कप, सऊदी अरब में जश्न जारी, वजीर आजम का कतर के साथ खड़े होने का अज़्म। दुनिया भर टेक्नोलॉजी सेक्टर में भौचाल, मुलाजमतों को खतरा, टेक इंजीनियर्स का मुस्तकबिल कैसे रह सकेगा महफूज? बात करेंगे कौन सा मर्ज पाकिस्तानियों का जानी दुश्मन बन गया, बताएंगे सदियों से माओ को क्या मसाइल दरपेश हैं। कुछ बात होगी फैशन की, और वायरल वीडियो भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, आपसे जरूर शेयर करेंगे। फैशन की कुछ झलकियां भी नियो की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वायरल वीडियोस भी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिन्होंने यौम दिफा, यौम शोहदा की तकरीब से खिताब किया है। और इस खिताब के दौरान नबिया उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, दिल खोल कर बातें की हैं। शायद पहली बार इस तरह की स्पीच की गई है किसी भी आर्मी चीफ की तरफ से, और उन्होंने पैगाम दे दिया, साथ ही साथ अपनी गलतियों का एतराफ भी किया कि फौज की जानिब से भी
पिछले 70 बरसों में जो गलतियां की गई हैं उनकी उन्होंने निशानदेही भी की है और ये भी यकीन दिलाया है कि अब जो फौज है वो अपना एक स्टांस रख चुकी है। जो फरवरी 2022 से अब फौज ने फैसला किया है सियासी नहीं की जाएगी बिल्कुल। और आर्मी चीफ ने जो इस मौके पर जो खिताब किया और उन्होंने यही बात एक मरतबा फिर से दोहराई जो कि DGISI भी अपनी उस जब उन्होंने कौम से खिताब किया था, उन्होंने जब गुफ्तगू की थी मीडिया पर आए थे तब उन्होंने भी यही कहा था। और अब आर्मी चीफ भी कल वही बात कह चुके हैं कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है लेकिन अपने मुल्क के मुफाद के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं कर सकती। और आई थिंक इस बात पर दिल भी खटकता है कि कोई भी पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान के लिए जिसके दिल में थोड़ी सी मोहब्बत होगी अनवार, वो इस मुल्क के बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकता या बुरी इंटेंशंस नहीं रख सकता है। सो इसी पूरे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आर्मी चीफ ने क्या कहा है, चले ठीक है वो हम दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। फौज ने तो अपना कथारसिस शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर GTV पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। आर्मी चीफ की तकर्री के अहम मामले पर इस वक्त विफाकी काबीना का इजलास भी जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत, जहां पर तमाम इत्तेहादी जमातों के जो अरकान हैं वो मौजूद हैं और इस अहम तकर्री के हवाले से जो डिस्कस है इस मामले को किया जा रहा है। कल भी हमने देखा कि वजीर आजम की जानिब से शाया दिया गया था जिसमें आसिफ जरदारी पहुंचे थे और उन्होंने आते ही अपनी तकरीर का आगाज करते हुए ये कहा था कि वो ये इख्तियार वजीर आजम को देते हैं, जो तमाम जमातें हैं उन्हें वजीर आजम शहबाज शरीफ पर जो है रात गुज़श्ता शब भी आसिफ अली जरदारी साहब और मुख्तलिफ जो जमातें हैं वो भी उन्होंने भी इस हवाले से तबादला ख्याल किया। बहरहाल पूरी जो सिचुएशन है उसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर एनालिस्ट है, उनसे भी बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। आर्मी चीफ का कल जो फेयरवेल खिताब पूरी कौम ने देखा, बहुत सारी उसमें डिटेल गुफ्तगू की गई, माजी की हुई गलतियों का एतराफ़ किया गया, सियासत में मुदाखलत ना होने के हवाले से बात की गई। कैसे देखते हैं आप कल की स्पीच को? देखें, ये एक बहुत खुशाइन बात है जो चीफ आर्मी स्टाफ ने जाते हुए बड़ी क्लियर और कैंडिड डिस्कशन की है। हर बात को उन्होंने डिस्कस किया है, जो उनके अपनी ऑब्जर्वेशन थी वो भी बात की है, उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बात भी की है और उसके साथ उन्होंने ख़ास तौर पर जो ये कहा कि अब आर्मी एपॉलिटिकल है, ये डिसीजन हो गया है। और मैं यहाँ ये क्लियर बात करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सिपह सालार का ये नुक्ता नज़र नहीं है, बल्कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वहाँ मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया गया था और इसमें वो कोर कमांडर हैं जिनके 6 अभी नाम आए सीनियरिटी के, वो सब शामिल थे। इसके अलावा भी बहुत, और ये वो ऑफिसर्स हैं जो अभी कम अज़ कम भी 6 से 10 साल फौज में रहेंगे। इसलिए इसको एक मुसद्दका बात कहनी चाहिए या आर्मी का डिसीजन कहना चाहिए। और अब आगे पॉलिटिशियन की मर्जी है कि वो अपनी सियासत को कैसे लेके चलते हैं, कितने अच्छे तरीके से फैसले करते हैं, कितने अच्छे मुल्क के लिए फैसले करते हैं, ताकि कम अज कम ठीक है। लेकिन आर्मी चीफ ने 2018 से हमने देखा 2022 के दरमियान जो सियासी जमातों की जानिब से इल्जामात लगाए गए उनका भी जवाब दिया, उसको किस नजर से देखते हैं? देखें, इसलिए उन्होंने दिया कि पहले PMLN बात कर रही थी, सिलेक्टेड गवर्नमेंट, सिलेक्टेड गवर्नमेंट, सिलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद जब ये इमरान खान की हुकूमत हटी है, इन्होंने प्रोग्राम कहना इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट, तो कहते लेट्स होप कि अभी नेक्स्ट फोर्थकमिंग इलेक्शन में अब इट इज एक्चुअली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है जिसको अवाम इलेक्ट करते हैं, ताकि ये सारी चीजें खत्म हो जाए। और फिर उन्होंने वही बात की है कि ये इल्जाम तराशियां छोड़ दें, लेट्स मूव फॉरवर्ड और डिलीवर करें अवाम को।
सियासतदानों का काम है कि अवाम के नुमाइंदे हैं ये, अवाम उनको चुनती है, फिर उनको वो हुकूमत पे लेके आती है ताकि फलाह के काम करें, महंगाई को कंट्रोल करें, पेट्रोल डीजल कम करें, गैस बिजली सस्ती करें, अवाम को फायदा हो, गरीब आदमी को फायदा हो, जिसके लिए कुछ भी नहीं किया जाता। इसलिए उन्होंने ये बात की है कि आप ये चीजें छोड़ दें और ना ही आप एस्टेब्लिश की तरफ देखना शुरू करें। हर एक कहता है जी, कभी कहता है कोई न्यूट्रल है, कोई कहता है जी ऐसे कर दिया। सो अभी फौज की तरफ मत देखें, आप अपनी अच्छी तरीके से सियासत करें, अवाम के लिए काम। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि आर्मी चीफ के इस खिताब के बाद, इस स्पीच के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब का जो बयानिया है, अब वो थोड़ा सा दम तोड़ेगा? देखिए, मेरे ख्याल में ये बयानिया वो काफी खत्म कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, उन्होंने पहले कहते जी कि मुझे चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन कर दी जाए, ये जो करप्ट हुकूमत है ये उनको हक नहीं होना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करें। लेकिन अगर आपने देखा तो आहिस्ता 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 सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं। उन्होंने कहा जिसको मर्जी बना दें चीफ आर्मी साहब। नंबर 2, उन्होंने जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की बात खत्म कर दी, उन्होंने जो था साइफर की बात खत्म कर दी। एंड नाउ ही इज ओनली स्टिकिंग टू वन थिंग कि अर्ली इलेक्शन करवा दें। आई थिंक हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत के पास इनिशिएटिव होता है, हुकूमत के पास ये रिट करनी होती है, अवाम की जान माल की हिफाजत करनी होती है। जो हालात अगर 26 नवंबर को ख़राब हो जाते हैं, खुदा न खास्ता खून खराब होता है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी इसको कंट्रोल करना। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, आज कल कॉल दें नेशनल डायलॉग की, बैठें, दोनों तरफ से अच्छे लोग बैठें, मुज़ाकरात करें एंड फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन। ये कन्फ्रंटेशन ये जमहूरियत में नहीं होती। ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि अगले चंद घंटों में आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान किया जा सकता है। आप किस तरह से देख रहे हैं, सियासी जमातों ने हालात जिस नहज तक पहुंचा दिए हैं, अगले जो आर्मी चीफ आने वाले हैं उनको किन चैलेंजेस का सामना होगा? देखें, एक तो ये बात है कि जिसको भी 6 में से जो भी चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ और सिपह सलार बनाते हैं, उसको पीछे पूरी फौज खड़ी होगी। ये याद रखें, फौज एक बहुत डिसिप्लिन और प्रोफेशनल अदारा है और जो भी चीफ ऑफिसर बनेगा पूरी फौज उनके हुक्म मानेगी। और वो जो चीफ बनेंगे उनकी नज़र में 3-4 चैलेंज। सबसे पहला, अपनी फौज की ऑपरेशनल और ट्रेनिंग रेडीनेस देखना, एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट को देखना, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान को देखना, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पाकिस्तान की देखना और आइन और कानून के मुताबिक रियासत पाकिस्तान को जो भी दुष्पेर मसाइल होते हैं वो हल करना, ये उनकी प्रायोरिटी होती। और इस वक्त क्योंकि ये हालात एक अननेसेसरी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, मेरे ख्याल में ये भी उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि उन्होंने, हो सकता है वो आते ही कहें कि जी आप सब बैठें, आपस में मुज़ाकरात करें, लॉन्ग मार्च को फॉर द टाइमिंग रोकें, आप जाएं, बैठें, कोई हल निकालें। क्योंकि ये हल नहीं है कि आपने 40,000 जो है वो आपने आंसू गैस के शेल ले लिए हैं, रबर बुलेट्स ले लिए हैं, 20-25 हज़ार रेंजर्स, पुलिस और उसके एफसी के जवान लिए हैं और आप कह रहे हैं मैंने ड्रोन भी लिए हैं, हम ये कर देंगे। दिस इज नॉट द आंसर। द आंसर इज सिट डाउन, फाइंड सोल्यूशन बिफोर इट इज टू लेट। और इस वक्त हमारा मुल्क जो है, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो हमारी सियासी क़यादत है वो पोलराइजेशन का शिकार है और ऐसे में आर्मी चीफ का मिसाके जमहूरियत करने का मशवरा, क्या ये पॉसिबल है? इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये काम हुकूमत का है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हुकूमत को चाहिए कि वो एक इनिशिएटिव ले। रेट ऑफ गवर्नमेंट को मैं बिल्कुल कहता हूँ किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब का तरीका जो है वो गलत है, लेकिन अवाम उनके साथ हैं, पॉपुलर लीडर हैं, अवाम को लेकर आ रहे हैं। अगर पिंडी में ज़्यादा लोग आ जाते हैं और खुदा न खास्ता उसके अंदर कोई ऐसे लोग आ जाए, शर्त पसंद आ जाएं, कोई एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट आ जाएं, ट्रिगर हैप्पी पुलिस हो, वो कोई गलत फायर कर दे और हालात ज़्यादा ख़राब हो जाए, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। इस सिचुएशन से देखते हुए मुझे भी यही लगता है कि अभी हुकूमत ये देख रही है कि इमरान खान पिंडी में कितने लोग लेकर आते हैं। अगर उनको नजर आता है ज़्यादा आ गए हैं तो मेरे ख्याल में उससे पहले इनको कॉल देनी चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि पेशावर से कितने लोग आ रहे हैं, पंजाब से कितने आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से कितने आ रहे हैं, कश्मीर से कितने आ रहे हैं। अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं दे मस्ट गिव अ नेशनल कॉल कि आएँ, बैठें, हम ओपन डायलॉग करेंगे, उसमें इलेक्शन की बात भी करेंगे, मईशत की बात भी करेंगे, सियासत की बात भी करेंगे,
मुल्क के लिए जो सारे चैलेंजेस उसको देखेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हम देखते रहे हैं, दोस्त ममालिक से कर्ज लेना हो, FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना हो, फौज और PTI की जो हुकूमत थी वो हमें एक पेज पर भी दिखाई दी, लेकिन बाद में हमने देखा कि इमरान खान की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए, आप क्या देख रहे हैं? फौज की जानिब से जो सब्र किया गया था, जो तहम्मुल का मुजाहरा किया गया था, उसकी क्या वजूहात थी? देखें, बात यह है कि ये तो हकीकत है कि जनरल बाजवा ने बहुत मेहनत की है। ज़रबे अस्ब को देखें, मुझे याद है कितने धमाके पाकिस्तान में होते थे, हर शहर में होते थे, लाहौर, पेशावर, कराची, हर लोग निकलना छोड़ दिया था घरों से। ज़रबे अस्ब के बाद बहुत फौज ने इनकी कमांड में बहुत अच्छे काम किए, ऑपरेशंस किए, मुल्क से तकरीबन दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया। और जो वो काम जो नेटो के 51 मुल्क मिलकर अफगानिस्तान में नहीं कर सके, वो हमारी मुसल्लह अफवाज ने ये कम से कम वक्त में अपने प्रोफेशनल तरीके से और अपनी हाई कमांड को देखते हुए ये सारे मसाइल हल किए। और उसके बाद चाहे फैटअप की बात करें, आपको उसके बाद कभी ये जब प्रॉब्लम हो रही थी कि सऊदी अरब से पैसे नहीं मिल रहे, कभी UAE से नहीं मिल रहे, कभी चाइना, सब जगह जनरल बाजवा आते थे। उनके मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट भी अच्छे थे और मिलिट्री टू गवर्नमेंट लेवल के कॉन्टैक्ट भी अच्छे थे, तो उसकी वजह से उनकी बड़ी इज्जत बनी हुई थी। ये उन्होंने वाकई बहुत अच्छे काम किए हैं। इसके बाद भी आपको याद होगा टर्की से जो जहाँ वो जनरेटर लेकर आया था बिजली पैदा करने वाला, उसका मसाला हल किया, रिकॉर्डिंग का किया। इसके अलावा भी जो भी काम मुल्क में होते हैं, आप फ्लड्स को देख लें, वहाँ पर फौज टेररिज्म में देख लें, यहाँ पर आप देख लें, जहाँ भी कोई जल्जला आ जाता है फौज आगे बढ़ के काम करती है। फौज ये नहीं सोचती हमारा काम है, ये नहीं है। हालांकि सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सरहदों की हिफाजत, नंबर 2 आपने अपनी ऑपरेशन रेडीनेस देखनी है, लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात देखने हैं, वेस्टर्न बॉर्डर को देखना है, मुल्की ओवरऑल थ्रेट को देखना है, इंटरनल सिचुएशन को देखना है। सब चीज़ों के बावजूद जब भी कौम को जरूरत पड़ी है, हमारी मुसल्लह अफवाज खड़ी होती हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। और हम सब बल्कि ये दुआ करते हैं कि आइंदा वो रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके से वो जा रहे हैं, आइंदा खुशहाल रहें, उनका अल्लाह ताला सेहत जिंदगी दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका इस हवाले से यही कहना था कि आर्मी चीफ की जानिब से क्लियर कट कल ये मैसेज दिया गया है कि इमरान खान की जानिब से जो बैरूनी साजिश का एक बयानिया बनाया गया था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो पाकिस्तानी जो फौज है उस पर बिल्कुल भी चुप नहीं बैठती। उन्होंने इसे गुनाहे कबीरा के मुतरादिफ करार दिया कि ये साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ये बयानिया अब खत्म भी कर चुकी है, यानी कि यू टर्न उस पर अब लिया जा चुका है। बहरहाल ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करेंगे तो आपको जो वफाकी काबीना का इस वक्त इजलास जारी है वजीर आजम की ज़ेरे सदारत, उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे और अगले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो अहम नाम ऑब्वियसली सामने आ रहे हैं, किसकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, वो डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। अहम खबर शामिल करेंगे वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से। ये इजलास जारी है, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास वजीर आजम हाउस में शुरू हो गया है। इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनातियों से मुताल्लिक वफाकी काबीना के अहम इजलास में मुशावरत का सिलसिला जारी है। इस वक्त इजलास जारी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत और बहुत ही अहम इजलास ये इस वक्त तस्वुर किया जा रहा है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इसकी टाइमिंग से भी इस वक्त लगा सकते हैं। और इस इजलास में मुख्तलिफ रहनुमा शिरकत किए हुए हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनातियों से मुतल्लिक वफाकी काबीना से वज़ीर आज़म मुशावरत भी करेंगे। एक्सपेक्टेशंस जो है वो इस वक्त यही है कि आज चंद घंटों के बाद नए चीफ आर्मी स्टाफ का नाम सामने आ जाएगा। 6 नामों की ये फहरिस्त है और कितना ज्यादा मुतनाज़े बनाया गया इस पूरे मामले को, इस अहम तैनाती को पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये भी हम इस वक्त देख रहे हैं। बहरहाल अब ये अहम तैनाती और जो नाम है वो कुछ देर के बाद अनवार मंजर आम पर आ जाएगा। हमने देखा कि जो इत्तेहादी जमातों के सरबराहान थे, आसिफ जरदारी भी उस शाही में मौजूद थे। उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था कि जो भी वजीर आजम का डिसीजन होगा वो सबको कबूल होगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमें मजीद अपडेट करेंगे। जावेद, वफाकी काबीना का अहम इजलास शुरू हो चुका है।
देखें, ये 3 नुकाती एजेंडा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज काबीना का इजलास शुरू हुआ है थोड़ी देर पहले, जिसमें रूटीन का एजेंडा तो जो है वो उसमें 3 नुकात हैं, लेकिन इससे हटके जो है वो सबसे अहम एजेंडा आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के हवाले से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद में लेना है अपनी काबीना को। जैसे कि आपने देखा कि गुज़िश्ता रात वज़ीर-ए-आज़म ने इशारा दिया था अपने इत्तेहादियों के एजाज़ में और उन्हें एतमाद में लिया था। इस इजलास में जो है वो सब इत्तेहादियों ने बशमूल असद ज़रदारी, चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं हुकूमत में, उन्होंने एतमाद का इजहार किया था और ये कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म जो भी फैसला करेंगे उन्हें कबूल होगा, उनके साथ खड़े हैं। तो आज एक रस्मी कार्रवाई भी है काबीना की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना को भी एतमाद में ले रहे हैं। उसके बाद जो है वो अपनी एडवाइस से सदर पाकिस्तान को इरसाल करेंगे। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमें अपडेट कर रहे थे इस अहम इजलास के हवाले से, जिसमें अहम फैसला यही कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में मुतवक्के है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोशिश तो यही की जा रही है कि खुश उसलूबी से तमाम मामला हल कर लिए जाएं। लेकिन चंद रोज कबल तैनाती के हवाले से इमरान खान तो ये कह रहे थे कि वो पीछे बैठकर अब ये शो देख रहे हैं, लेकिन अभी उनकी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो सदर ममलिकत है आरिफ अलवी, वो उनसे इस तमाम तर मामले को डिस्कस करेंगे और उनका फैसला भी इसमें शामिल होगा। ने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं, फिर नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। पहले सुनिए खान साहब क्या कह रहे हैं। बिल्कुल मैं उनसे इन टच हूँ, मेरे से हर बात करेंगे। यहाँ प्राइम मिनिस्टर एक मफरूर के पास चला जाता है पूछने के लिए आर्मी चीफ के ऊपर, तो मैं तो पार्टी का हेड हूँ, तो वो मेरे से तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अच्छा अनवार, इस मामले पर बेग साहब से तो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जरा मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि अमेरिका में और कनाडा में आज थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी हम इसको सेलिब्रेट करेंगे तब जब सारी जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी और मेरे ख्याल से बनता है पाकिस्तान का। बेग साहब आपकी जाने पड़ेंगे, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमें कब मौका मिलेगा कि हम भी थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट करें और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। अच्छा बहरहाल खान साहब की आपने स्टेटमेंट सुनी, आरिफ अलवी साहब से मुशावरत कर रहे हैं, आइन की कौन सी शिक के तहत वो मुशावरत कर रहे हैं और क्या उनका ये हक बनता है? देखिए आइनी हक तो कोई नहीं बनता उनका, ना आइनी हक नवाज शरीफ साहब का बनता है, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि दोस्त से बातचीत करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कहूँ कि फलां साहब आर्मी चीफ होंगे और आप नहीं फलां को आर्मी चीफ होना चाहिए, ये तो हो सकता है, लेकिन फैसले पर असरअंदाज खान साहब नहीं हो सकते। खान साहब को इख्तियार ही नहीं है, और ये कहना कि मैं पार्टी का हेड हूँ ये भी मैटर नहीं करता। ये मसला हल्फ उठाए हुए 2 अफराद का है, एक सदर पाकिस्तान और एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। एक का जिक्र आइन के अंदर लिखा हुआ है कि वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट, विल नहीं है शैल वो करेंगे, उन पर लाजिम है कि वो अपॉइंट करें। अब इसमें बहुत सी बातें नहीं आ सकती हैं जिनको खान साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं साइफर से खेलूंगा, वो खेल चुके, वो मट्टी पा हो गया, मामला खत्म हो गया और खुद पीछे हो गए। कल लीजा कर्टिस ने कहा, खान साहब ने यही कहा है ना कि आइन के अंदर रहते हुए वो इस तैनाती पर खेलेंगे, तो दैट मींस कि वो प्लान कर चुके हैं, 26 नवंबर को सरप्राइज भी देंगे। तो दोनों चीजें आप समझते हैं कि लिंक हो रही हैं? मुझे पता है कि खान साहब क्या करना चाह रहे हैं और आरिफ अलवी साहब उसमें थोड़ा सा झिझक रहे हैं करते हुए, क्योंकि जो साबिक प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं हमारे, उनकी नज़ीरे सामने हमारे तारड़ साहब हुए, फजल चौधरी साहब हुए, दीगरा साहब हुए, मुशर्रफ साहब ने जिस तरह इस्तीफा लिया प्रेसिडेंट से, वो भी पता है आपको, जिस तरह अयूब खान ने लिया, जिस तरह और कई मामलात ऐसे हैं। तो ये मामला ऐसा नहीं है कि आरिफ अलवी पार्टी की लाइन पे चलें, ये मामला है ये आरिफ अलवी आइन के रास्ते पर चले। बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को कि आरिफ अलवी के पास ये इख्तियार है, वो पहले भी आइन शिकनी कर चुके हैं, माइंड इट प्लीज,
2-3 बार उन्होंने आइन तोड़ा है, आइन के खिलाफ गए। बिल्कुल बिल्कुल बेग साहब, आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि बुध को सदर मुमलिकत की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो समरी आई थी उस पर तो चंद घंटों में ही दस्तखत कर दिए गए थे। अब ये जो अहम समरी जाने वाली है आर्मी चीफ की तैनाती पर, क्या हम देख रहे हैं इसी तरह से स्मूथली ये भी हो पाएगा? देखिए, प्रेसिडेंट का एक बयान रिकॉर्ड पर है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुझे लिस्ट नाम भेजेंगे तो मैं आईनी तकाजा पूरा करूंगा अपना, और वो तकाजा ये है कि मैं उस पर दस्तखत कर दूं, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं उनके पास दस्तखत करने के लिए, लेकिन वो उसको डिले कर सकते हैं। जब वो डिले कर सकते हैं तो अब ये वो खेल है जिसका इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं कि मैं आइन में रहते हुए खेलूंगा। खेल ले, कितना खेलेंगे? 15 दिन खेलेंगे, फिर वापस करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर फिर दोबारा भेज देगा 7 दिन का, फिर टाइम मिल जाएगा 22 दिन। और मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त जो काबीना बात कर रही है वो इसी खेल को तोड़ने के मौजू पर बात हो रही है। ठीक है, ये खेल कैसे तोड़ा जाए। अच्छा, तो बेग साहब, जैसा कि आपने अभी आरिफ अलवी साहब का बताया, माजी में भी उन्होंने आपने 1-2 एग्जांपल्स दी, इस वक्त अगर हम उनके स्टांस की बात करें तो आप उनका स्टांस किस तरह से देखते हैं? एज पाकिस्तान के सदर होने के नाते उनकी कुछ अहम आईनी जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो मुंसलिक हैं। थोड़ा सा गैप भी दिखाई देता है अगर खान साहब की बात की जाए, सदर मुमलिकत की बात की जाए, उन दोनों के स्टांस में थोड़ा सा फर्क हमें दिखाई दे रहा है इस वक्त, या फासले की अगर बात करें इस पूरे मामले पर अहम तैनाती के हवाले से आपको क्या लगता है? आरिफ अलवी साहब खान साहब को खेलने देंगे या कोई अहम इस्तीफा भी सामने आ सकता है? क्या समझ रहे हैं आप? नहीं, इस्तीफा तो मेरे सामने नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह ट्रोलिंग हुई है आरिफ अलवी की पिछले दिनों कुछ उमूर के ऊपर पीटीआई के लोगों ने किए, उस वक्त आरिफ अलवी ने बहुत ऑब्वियस कहा था कि मुझे अफसोस हुआ कि मुझे ट्रोल किया गया है, मेरे खिलाफ बातें की गई हैं, मुझे गद्दार कहा गया है। तो ये एक फासला तो बन गया है। दूसरा बात ये है कि आरिफ अलवी अंडर ओथ हैं, इमरान खान साहब अंडर ओथ नहीं है और मेंबर भी नहीं है कौमी असेंबली के। इमरान खान साहब मियां वाली से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो मेंबर भी नहीं है असेंबली के, अंडर ओथ भी नहीं है। अंडर ओथ 2 आदमी हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। दोनों ने अगर ओथ की खिलाफ वर्जी की तो नताइज निकलेंगे, और इसको रोकने के नताइज को रोकने के लिए कुछ तरामीम आ रही हैं रूल्स के अंदर, जो आज अब मेरे ख्याल आ जाएंगी, आज डिसाइड हो जाएगा। उस पर 2-3 मेरे लोग बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि किसी सीनियर कमांडर से कहा जाए वो आरसी कमांड संभाल ले किसी। ठीक है बेग साहब, कल हमने देखा कल एक स्टेटमेंट सामने आई है, विफाकी काबीना के अहम रुकन है कमर जमान कायरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो यही कह रहे हैं कि अगर इस पर खेला जाता है, इस पर सियासत की जाती है, इसको डिले किया जाता है, तो फिर ये वजीर आजम की सवाबदीद है जो कि मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्हीं को एक्सटेंड कर दिया जाएगा उन चंद दिनों के लिए जब तक ये खेल खेला जाएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो माशी इंस्टेबिलिटी है, वो फिर किस तरह से दूर होगी, क्योंकि अब इन सब चीजों का तयन होगा आर्मी चीफ की तकर्री से? जी, वो दूर नहीं होगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्टॉक भी गिरेगा, डॉलर भी बढ़ेगा, माशी सूरत जो खान साहब बार बार कहते हैं श्रीलंका बन जाएगा, शायद ख्वाहिश है उनकी कि बन जाए श्रीलंका ये, लेकिन मेरा ख्याल ये अल्टीमेटली वो लूज कर जाएंगे। 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन, कितने भी दिन वो लेंगे आइन के तहत ले लें वो, लेकिन उस दौरान काम चलता रहेगा। एक आर्मी चीफ ऊपर बैठा रहेगा, वो कमांड कर रहा होगा अपनी फौज को। 9 लाख फौज है ये, 9 लाख फौज का वाइड कमांडर आर्मी चीफ होता है, उसके इशारे पर फौज खड़ी होती है और बैठती है। और अब जो कल की तकरीर आपने सुन ली अगर, तो उन्होंने इतराफात भी किए हैं, इकबाल भी किया है कि हमसे बड़ी गलतियां हो गई हैं, थोड़ा अधूरे भी हैं, लेकिन बहरहाल एक अहम बात है। हमने तो देखा है जो खान साहब का जो हमेशा से एक जो तर्ज़े सियासत रहा है, वो यू टर्न के हवाले से आपको पता है कि लोग बात करते हैं, तज्जिया का राय है कि वो यू टर्न लेने के माहिर हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से देख लें, कोई अहम बयानिया बनाया जाए उसको खत्म करते हुए तोड़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं सोचती है। अहम तैनाती के हवाले से तो किस तरह से फिर खान साहब का सियासी मुस्तकबिल आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी सूरत हाल के बाद? देखिए, खान साहब जब आए थे ना, एक बहुत बड़ा आयोरा था, एक हवेला बना हुआ था रोशनी का कि तब्दीली आएगी, और खान साहब की तकरीरें कमाल की तकरीरें थी। उस पर भी मैंने कहा था कि मोटिवेशनल स्पीकर बात तो बहुत अच्छी कर जाता है, उस पर अमल नहीं कर पाता। बहुत से लोग हमारे सामने इस तरह के,
तो वो रिफॉर्म्स का वादा था कि हमारे पास रिफॉर्म्स के गट्टर पड़े हुए हैं, बना के रखी हुई है हमने। हमारे पास 200 अफराद की काबिल तरीन टीम है जो उड़ा के रख देगी और पाकिस्तान में डॉलर बरसेंगे और पाकिस्तान में लोग... रिफॉर्म्स तो हमने देखी इमरान खान के दौर में। उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब लगाकर एक हिस्ट्री कायम की गई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपसे एग्री करता हूँ। और वो इनकलाबी इक़दाम था, वो ऐसा इनकलाबी इक़दाम था जिसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा अब तक डिस्टेबलाइज है। कल की रिपोर्ट है, हाई कोर्ट पे पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट में, कि 426 डीपीओस के तबादले हुए इस पूरे पीरियड में। कोई आईजी 4 महीने से ज्यादा नहीं ठहरा है। सर, तबादलों का सिलसिला तो अभी भी जारी है, ये सिलसिला रुका नहीं है अभी भी। वो कह रहे हैं ये बैड गवर्नेंस है, और इसका वादा जब खान साहब ने किया था कि बेहतरीन गवर्नेंस दूंगा मैं आपको, तो ये आपके सामने उस्मान बुज़दार और की गवर्नमेंट है जो पंजाब के साथ। कुछ देर पहले जिक्र किया कि 26 नवंबर को खान साहब जो सरप्राइज देने वाले हैं, यू नो द इंटेंशंस, कुछ शेयर करेंगे कि क्या सरप्राइज होने वाला है, मिलने वाला है आवाम को? मेरा ख्याल वो प्रेसिडेंट के आर्मी चीफ के हवाले से कोई सरप्राइज देने वाले थे, जो पहले ही सामने आ गया है कि प्रेसिडेंट से कहा जाएगा, तहरीक इस्तिक़लाल इंसाफ के सरबराह प्रेसिडेंट से कहेंगे कि वो समरी को होल्ड कर लें, समरी को पर बैठ जाएं। 15 डेज उनके पास होते हैं, 14 डेज के बाद वापस कर दें समरी, कि इसको रिव्यू कर लें आप। और ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये फौज है, ये फौज का तकर्रुर है। ये तकर्रुर प्राइम मिनिस्टर का हल्फ नहीं लिया प्रेसिडेंट ने, गैर आईनी काम किया। प्रेसिडेंट ने गवर्नर पंजाब का तकर्रुर नहीं किया, गैर आईनी काम किया। इसके ये जो गैर आईनी काम अगर हो गया ना, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, बेग साहब ये बताइएगा, जिस तरह से हमने कुछ अर्सा कल देखा, DGISI की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए, PTI चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जो एक चार्जशीट बनाई गई थी आर्मी के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, खुद DGISI मंजर आम पर आए। फिर हमने देखा कि कल आर्मी चीफ भी उसी मौजू पर बात करते दिखाई दिए हैं और ये साफ लहजे में बताया गया है, बड़ा डायरेक्टली बताया गया है कि जो बैरूनी साजिश की बात की जा रही थी वो बिल्कुल एक फॉल्स चीज है, वो बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। इसके बाद आप किस तरह से देख रहे हैं PTI का जो बयानिया है, इमरान खान का बयानिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, उसको कितना खराब देख रहे हैं? सर, बहुत खराब हो गई है। ब्रेक के जाने बढ़ने से जरा क्विकली कमेंट आपका चाहेंगे। बहुत खराब हो चुकी है, तमाम बयानिए यूटर्न के बाद वापस चले गए, 360 में गोल गोल घूम रहे हैं। वो अब नजर नहीं आ रहे, आपको नया बयानिया भी मुझको नजर नहीं आ रहा है, अब वो दोबारा खेलना चाहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजज़ियाकार नासिर बेग चुगताई हमारे साथ सेशन थे। उनका ये कहना था कि जो बयानिया PTI इमरान खान की जानिब से बनाया गया था, वो उनके यू टर्न लेने के बावजूद अब बिल्कुल। और अनवर चाहे को ये भी है, बात ये भी हो रही है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा है, वो एक उनके बैगेज पे था, कंधों पर एक बोझ, और जो सारा एक बयानिया बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, नए आर्मी चीफ के आने के बाद उनके तो कंधों पर कोई बैगेज नहीं है, कोई बोझ नहीं है, तो फिर पाकिस्तान की सियासत कि PTI का जो मुस्तकबिल है उस हवाले से भी बहुत गुफ्तगू हो रही है। ब्रेक में वक्त हुआ है ब्रेक का प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो अब कुछ बात करेंगे इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ा मेगा इवेंट चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप पूरी आबोताब के साथ जारी है और कतर में जनाब रौनकें बहाल है। और कल एक और अपसेट अनवार देखने को मिला। पहला अपसेट हमने देखा कि फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी अरेबिया की जो अर्जेंटीना को शिकस्त दी थी वो हुआ। अच्छा, कल का भी अपसेट हुआ। जर्मनी ऑब्वियसली 4 टाइम की वर्ल्ड कप विनर रही है, लेकिन जापान उतना बड़ा अपसेट इसको तस्वुर नहीं किया जा रहा जो सऊदी अरब की जीत को किया जा रहा था। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। सऊदी अरब का अगर नंबर जिस तरह से हमने उस दिन भी डिस्कस किया, दे आर ऑन 51 पोजीशन और अर्जेंटीना टॉप 3 की टीम थी, तो जिस तरह से उनको हराया गया है, जिस तरह से अटैक को उनके नाकाम बनाया मोहम्मद अल अवैस ने जो उनके गोलकीपर थे, तो इस हवाले से कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा अपसेट है। जर्मनी फेवरेट थी, एक्चुअली जर्मनी फेवरेट थी, लेकिन जापान ने हमने देखा 4 बार के वो चैंपियंस थे। और कतर में जो इवेंट जारी है वो हम सब देख रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही
साथ हम आज देख रहे भी बड़ा हैं अहम मैच है, ब्राजील का होगा ब्राजील आज का रात को सर्बिया के होगा, साथ, तो बिल्कुल, जिसका सभी वेट कर रहे हैं। ब्राजील Obviously, फेवरेट होगा, इसमें कोई ब्राजील- अपसेट ना हो जाए। देखते हैं, क्योंकि अपसेट का जो सिलसिला है वो तो शुरू हो गया है और हम डे 1 से इस पे बात कर रहे थे कि क्या क्रिकेट की तरह फुटबॉल में भी, फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है यहां पर कुछ अपसेट्स देखने को मिलेंगे। आज स्विट्जरलैंड की टीम जो है वो कैमरून का सामना करेगी, दूसरा मुकाबला होगा यूरुग्वे और जनूबी कोरिया की टीमों के दरमियान। इसके अलावा पुर्तगाल की टीम घाना का सामना भी करेगी। साथ ही साथ कतर में जारी वर्ल्ड कप पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट भी किया है, कतर के साथ इज़हार यकजहती किया है, क्योंकि तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है यूरोपियन इस कंट्रीज की इवेंट जानिब को। से। मेहमान बिल्कुल। हमारे साथ जो इस वक्त इन स्टूडियोज उनसे बात मौजूद करते हैं, हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं और फुटबॉल के हवाले से बात करते हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड परवेज सईद मीर, साबिक डायरेक्टर ऑपरेशंस पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। सो सर, फुटबॉल का ये जो पूरा इवेंट जारी है, आप रहे हैं हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि दुनिया का सबसे बड़ा Event इवेंट है, है, yes। इससे बड़ा इवेंट कोई नहीं होता। नहीं होगा। और जो 32 टीम्स इस पे पार्टिसिपेट कर रही हैं वो एक बड़ी तगोदो के बाद इसमें पहुंचती हैं, बड़ी तगोदो जिसको कहते हैं ना, 2 साल की उनकी क्वालिफिकेशन राउंड होता है, 2 साल का, वो 2 साल पहले शुरू कर देते हैं। अभी ये जो इवेंट हो रहा है जी, पूरे 2 साल पहले इसका इवेंट का क्वालिफिकेशन राउंड शुरू हो गया। बिल्कुल। और हर बड़े आजम में और हर कंट्री के 5 इसको डिवाइड किया हुआ है 5 पार्ट्स में फीफा ने, जिसका कि एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। लेकिन उसमें जो ये है कि जो टीमें क्वालिफाई करती हैं वो हर टीम तकरीबन 4, 5, 6 टीमों के साथ होम एंड अवे सीरीज खेलती हैं। एक अपने घर पे मैच खेलते हैं अपने कंट्री में, और एक जिस कंट्री के साथ होता है उसके साथ खेलते हैं। और उसके बाद उनका जो क्वालिफिकेशन राउंड है वो निकलते निकलते इसी तरह एशिया से 5 टीमें हैं, एक तो इस दफा होस्ट है, और इसी तरह वो यूरोप से 13 टीमें हैं, 5 है। ये एक होस्ट के लिए क्वालिफाई करना इसमें इतना जरूरी नहीं होता। किसका? होस्ट के लिए। होस्ट को एक एडवांटेज दिया हुआ है बस, वो एक कहीं से भी हो सकता है उसको, क्योंकि एक बहुत बड़ी काम है। आप देखें ना, अच्छा सर, नो डाउट आई थिंक कि क्रेडिट देना भी चाहिए कतर को, जितना खूबसूरत आगाज हुआ, जितना इन्वेस्ट किया गया ऑन स्टेडियम हर तरह मेरा ख्याल है उन्होंने एक होस्ट को ना एक एडवांटेज दिया हुआ है। और ये लेकिन कतर ने तो कमाल कर दिया ना, उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है कि उन्होंने पूरा 12 साल से तैयारी कर रहे थे। और मेरा ख्याल है देखो, जो 2010 में से इनको अवार्ड हुआ था, लेकिन उनको पता था कि हमें मिल जाना है। और ये मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा जेस्चर है ऑन द फीफा, क्योंकि उन्होंने अरब जो है ना, अरब कंट्री सारे 54, 57, उनका फुटबॉल जो है वो फेवरेट गेम है सबका जी। और आप इसको देखें, जैसे कि सऊदी अरब ने जीता है, ये कोई बाई चांस नहीं है, ये कोई बाई चांस नहीं है। इसी तरह अगर जापान ने जीता है जर्मनी से, तो ये बाई चांस नहीं है। ये फर्स्ट राउंड के में जो टीमें होती है ना, ये एक दूसरे को पता नहीं होता। नो डाउट के कोई 100 होती है, कोई नंबर 1 होती है, कोई नंबर 3 होती है, लेकिन किसी को ये पता नहीं होता, क्योंकि उन्होंने आपस में किसी ना किसी जगह पे शायद मैच हुआ हो, लेकिन इस लेवल के कंपटीशन में और एनवायरनमेंट में नहीं हुआ। जिस तरह से आप बात कर रहे थे कतर की तैयारियों के हवाले से, सबसे बड़ा जो इशू वेस्ट की तरफ से था वो यही था कि जो वेदर कंडीशंस हैं वो मैच वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने टेम्परेचर कंट्रोल स्टेडियम बना दिए। उन्होंने शुरू से इनको कह दिया था कि दैट विल नॉट बी प्रॉब्लम। अब देखें ना, अगर 40 आउटसाइड है, तो अगर आप टीमें कहती हैं कि हम 22 पे खेलेंगी, तो इनडोर तो आपका उसका टेम्परेचर है ना वो 22 अवेलेबल है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ख्याल है ये छोटी छोटी बातें हैं। जो बड़ी बातें उनकी है ना यूरोप की, उसको मैं मैटर नहीं करता। मैं कहता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। मुसलसल तनकीद की जा रही है ना, मुसलसल ये करते किया जा रहा है। उनको वेटेज नहीं देनी चाहिए, मेरा अपना जाती ख्याल है। वो इसलिए कि वो हमारे कल्चर के साथ नहीं है, वो हमारे मजहब के साथ है। करेक्ट। कुछ चीजें जो है ना, उसको हमें वेटेज नहीं देनी चाहिए। जिस तरह के कई चीजों पे वो भी वेटेज नहीं देते, तो हमें भी वेटेज नहीं देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसको हमें इतना बड़ा इश्यू नहीं बनाना चाहिए। वो करते रहे। अगर फीफा को एतराज नहीं है, और फीफा इज गोइंग विद अस और डूइंग, और फीफा के प्रेसिडेंट ने स्पेशली ये कहा कि हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा यार 3 घंटों के लिए, 4 घंटों के लिए, 6 घंटों के लिए, या 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आप ऐसा काम कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। सो आई थिंक दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। मैं उसकी एनवायरनमेंट को सिर्फ थोड़ा सा इन्वॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अगर कल्चर और मजहब की बात हो रही है तो आई थिंक कतर वो तो किसी भी कंट्री में जो भी होस्ट कंट्री होती है वो अपना कल्चर का प्रचार करते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं। मैच के दौरान लिकर अलाउ नहीं है। अब आप क्या कह सकते हैं? एवरी कंट्री के अपने एसओपीज होते हैं, जो हमारा कल्चर है उसके अंदर ये बड़ा
वो अनडिवाइडेड है कि इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते कि नहीं ऐसे होना चाहिए, और कतर ने उसकी सबसे बड़ी मिसाल, शायद कोई और कंट्री होता तो ना करता। और आई थिंक ये बड़ा अच्छा, जैसे कि सर ने बोला अनवार, कि ये इम्पैक्ट, ये इमेज जाएगा, जैसे कि हमने क्रिकेट के वर्ल्ड कप में जो कि मेलबर्न में फाइनल मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया में देखा कि जो उनकी ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें गालिबन साउथ इंडियन डांस अगर मैच से पहले किया गया तो उन्होंने अपनी एक्चुअली दुनिया में वो जगह बनाई है अपने कल्चर को प्रमोट करके। तो दिस इज द टाइम फॉर मुस्लिम्स कि हम भी अपना कल्चर, अपनी सकाफती मजहबी इक़दार दिखा सकें पूरी दुनिया को। जिस वक्त दुनिया सारी इन्वॉल्व होती है ना, उस वक्त आपको अपने कल्चर और अपने मजहब से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे आप उसको नौजुबिल्ला पोज कर रहे हैं, सो ट्रू, यू हैव टू शो इट कि दिस इज आवर कल्चर। ठीक है, फुटबॉल की तरफ ये जो अपसेट होते हैं ना शुरू वाले मैचों में ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद तो टीमें एक रैंक की तकरीबन ऑलमोस्ट हो जाती है ना। ये जो अर्जेंटाइन जॉर्जिया वाला हुआ है, ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिला उस वक्त जिस वक्त प्लेंटी में उन्होंने गोल कर लिया। बिल्कुल, उसके बाद थोड़ा सा सऊदिया को ऐसे लगा कि हम नीचे लग गए। अगर अब कहीं गोल हो गया तो ये हमें प्रॉब्लम करेगी। ये बड़ी टीम है जी, लेकिन उन्होंने अपना पोजीशन अपने पास किया और थोड़ा सा जोर लाया, एक्स्ट्रा एफर्ट यूज की, जिसकी वजह से ये हुआ कि उन्होंने एक गोल निकाल लिया। अब प्लेइंग, खेलते हुए गोल निकालना और प्लेंटी वाला गोल करना, दैट इज डिफरेंट, बहुत बड़ा डिफरेंट। उसके ऊपर सऊदी को ये लगा कि वी कैन कैच दैम, सो दे हैव फॉट इट आउट विद द एक्स्ट्रा एनर्जी, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको उनको बड़ा अच्छा रहा। जिस वक्त आखिर में उन्होंने एक और गोल कर दिया, जिसके बाद के इस तरह की हालात में बड़ी टीमें थोड़ा सा घबरा जाती हैं। अच्छा सर, आज भी बड़ा अहम मैच है, ब्राजील का मैच होगा। कौन सी टीम आपकी फेवरेट होगी और कितना एक्साइटिंग मैच होगा? देखिए, जो हमारे फुटबॉल है ना, ये फुटबॉल बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ी गेम है। इसको हम ऐसे नहीं समझे। दुनिया के 211 मुल्क खेलते हैं और फीफा एक ऐसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है कि 211 मुल्क को वो 5 से 7 लाख डॉलर एनुअली देती है। ठीक है, बगैर किसी जगह उसकी रैंकिंग क्या है क्या नहीं है वो, लेकिन इसकी वजह से ये है कि ये इसमें वेटेज बढ़ी है। लेकिन अगर हम भी फीफा की उस कमेटी में जरूर होंगे, अगर हमें भी ये पैसे मिल रहे हैं तो हमारा फुटबॉल कहाँ खड़ा है? नहीं, हमारा फुटबॉल ठीक है। आप बिल्कुल परेशान हो। फुटबॉल हमारा अच्छा, लेकिन टीम मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो आपको पहले बात बताई है कि ये रैंकिंग जो है ना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। रैंकिंग 100 है, हमारी 195 है इस वक्त, क्योंकि हमारे वो बैंड शैंड लगा हुआ है जी। लेकिन पाकिस्तान में जो फुटबॉल हो रहा है ना, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गेम है। प्लीज नोट इट डाउन। 100 ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट पाकिस्तान में हर साल होते हैं। लेकिन सर, फीफा में शमूलियत होना दुनिया का जो सबसे बड़ा, अगर कहा जाए, स्पोर्ट्स का इवेंट है, तो उसमें भी ऑब्वियसली हमारी टीम। फीफा में आप ऐसे तो नहीं जा सकते कि आप मैट्रिक का आपने किया नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि मुझे बीए कराएं। ये नहीं हो सकता। पॉइंट कि एशिया लेवल पे हम नहीं जीत पाए। मैं अब ये बात आपने की है। हमने अपने जो इसका सिस्टम है ना, उस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने से पहले ही खराब कर दिया है। मैं आपको ये बताता हूं कि सबसे जरूरी चीज होती है जो फीफा रैंकिंग में जाने की, आपकी क्लब मैनेजमेंट। आपके क्लब सिस्टम नहीं है, हमारा डिपार्टमेंटल सिस्टम है। फिर उसके बाद हमारी लीग नहीं है। हमने एक लीग स्ट्रॉन्ग की थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी लॉन्ग चल रही थी, लेकिन पिछले 7 साल से हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है। कोई हम आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, चेहरे नहीं हमें अच्छे लगते एक दूसरे के, जिसकी वजह से हमने ये किया कि हमने आपस में लड़ाई कर ली। लोगों की लड़ाई की वजह से फीफा ने कहा कि आपने, क्योंकि उनको 2 फेडरेशंस बन गई, क्योंकि हुक्मरानी उनकी है, क्योंकि वो पे करते हैं। और हमें हर साल वो, उस वक्त मैं आई वाज इन दैट इनसाइड इन द फेडरेशन, हर साल 5 से 8 लाख डॉलर वो देते थे। आप बिलीव करें, हमारी एक्टिविटी इतनी होती थी, आप इसको बिलीव नहीं करेंगे कि 2011 में हमने जापान की अंडर 12 के साथ मैच जीता था। और इसी तरह हमारी अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 ये टीमें 58 टीमें बाहर गई हैं पार्टिसिपेट करने के लिए इन AFC टूर्नामेंट, एशियन फुटबॉल, जो हमारा सिस्टम था। ये कल्चर है इसका
कि आप यहाँ से 13, 15, 17, 19, 21 जब आप उसको ऊपर ले जाएंगे तो आपके प्लेयरों के अंदर एक 10-12 साल का पीछे बैकग्राउंड होगा जिसकी वजह से वो आपको वो रिजल्ट दे सकेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वो सिस्टम ब्रेक कर दिया है। अब वो सिस्टम पिछले 7 साल से ब्रेक है। पाकिस्तान की कोई भी जूनियर टीम जो है या यूथ टीम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अभी हमने पीछे एक नेपाल टीम भेजी हुई थी अपनी, वो एक दिन का मैच खेलने के लिए, एक मैच खेलने के लिए। रिस्पॉन्सिबल? मैं इसको थोड़ा सा बुरा ना मनाना या फीफा को बुरा ना मनाए, ये फीफा का भी प्रॉब्लम है। इसमें फीफा ने ये किया है कि ऐसे लोगों को नॉमिनेट कर दिया है जिनको कि पाकिस्तान के कल्चर के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो फीफा कमेटी ने अपना लगाया है नॉन स्पीकर चेयरमैन, he is not based in Pakistan. He don't have any interest in Pakistan. वो पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा जाती ख्याल है। Maybe I am wrong, but he is not doing for the betterment of Pakistan football. उसका जो टारगेट है या उसका जो भी फोकस वो है इलेक्शन कराना। चलो भी तुम आए हो तो इलेक्शन का, बट ही इज नॉट डूइंग दैट इलेक्शन। ठीक है, ही इज डूइंग एन अदर एक्टिविटीज। मेरा अपना जाती ख्याल है कि ही इज नॉट डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सर, जो हम आपने डिस्प्यूट का जो जिक्र किया कि चेहरे पसंद नहीं, फिर 2 अलग फेडरेशंस बन गई, बैन हो गया, हम अब वो होमवर्क कर रहे हैं या हमने अपनी वो तरजीहात या प्रायोरिटीज अभी बदली हैं ताकि वो 10-15 साल का पीछे खिलाड़ी हमारे और हम रीजनल सतह पर ऊपर बढ़े ताकि फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान में ब्राइट हो। सो वो तैयारी हो रही है। मुझे जाती तौर पे बड़ा अफसोस है कि मैंने जो 8 साल रहा था उसमें यही काम किया था अपने तरफ से कि ये ग्रास रूट का जो काम है ना, 12, 13, 15, 16, 17, ये इस पे काम हो, कोचिंग पे काम हो, आपके रेफरी सिस्टम पे काम हो, आपके गर्ल्स पे काम हो। आप बिलीव करें हमारी गर्ल्स इतनी अच्छी हो गई थी कि हमने पाकिस्तान में एक साफ चैंपियनशिप कराई थी 2015 में इस्लामाबाद में। 8 की 8 टीमें आई थी, इंडिया की टीम भी आई थी और हमारी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। वी आर डूइंग वेरी वेल। हमने गर्ल्स पे भी काम किया बड़ा। लेकिन सर पॉइंट ये, जिस तरह से आप डिस्कस कर रहे हैं कि इट्स बीन 7 इयर्स, जो मुश्किलात अब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को देखनी पड़ रही हैं वो फीफा की वजह से हैं या अंदरूनी मामलात की वजह से हैं। सफर आपका प्लेयर कर रहा है, 25% फीफा है। अगर देखिए सफर प्लेयर करता है क्योंकि खिलाड़ी जो है वो सिर्फ खेलने के लिए नहीं खेल रहा, उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए। सर जी, इसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, उसमें खिलाड़ी नहीं है, उसमें जो वर्कर है ना ग्राउंड्स का, वो भी नुकसान में है। उसका जो रेफरी है, जो कोचेज हैं और जो हमारे स्पॉन्सर हैं, जो हमारे मीडिया पर्सन हैं, जो भी हैं, फुटबॉल दुनिया की बहुत बड़ी गेम है और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा खेले जाने वाली गेम है, नोटेड डाउन, सबसे ज्यादा। लेकिन सर इन 7 सालों को देखकर कोई यंगस्टर आपको लगता है फुटबॉल की तरफ आएगा? वो तो फिर क्रिकेट की तरफ जाएगा। नहीं है, वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ये पिछले 7-8 साल में, 10 साल में हमने काम किया, इस पे काम हुआ था। सर अब हो रहा है? अभी अब बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। अब सिर्फ ऊपर से मलाई उतारी जा रही है और खाई जा रही है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान की डेवलपमेंट जो फुटबॉल की है वो इसमें मेरा ख्याल है फीफा, AFC और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो आजकल के करते धरते हैं और जो हमारी सियासी पार्टियों के हैं वो जिम्मेदार। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला फॉर आवर प्रोग्राम। वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, बल्कि बहुत अच्छा सेगमेंट रहा। दिल से बोले हैं। इंशाल्लाह सर आपको दोबारा पे दिक्कत देंगे, दावत देंगे न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक से पहले सर्दियां हैं, विंटर्स हैं, शादियों का सीजन ऑन पीक होता है, तो ऐसे में खवातीन जो है वो नए फैशन फॉलो करती हैं और नए ट्रेंड्स आते हैं। बिल्कुल, आजकल के मर्द भी बिल्कुल पीछे नहीं। तो कौन से फैशन इन ट्रेंड्स हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज हम मौजूद हैं फहद हुसैन के बहुत खूबसूरत इवेंट के ऊपर, जहाँ पे वो अपने कपड़े, ज्वेलरी, डिज़ाइंस एंड ऑल सारों को लेके शोकेस कर रहे हैं। घर गृहस्थी और गहने, बहुत खूबसूरत क्यूरेशन है उनकी। जोड़े बहुत खूबसूरत हैं एज़ यूजुअल। आप देख सकते हैं कि फहद हुसैन माने जाने डिज़ाइनर है। बहुत ही उम्दा कपड़े हैं, मैंने भी उन्हीं की साड़ी पहनी हुई है। और आज का इवेंट बहुत डिफरेंट है, नॉट द टिपिकल फैशन शो, बट आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आज हम फहद हुसैन की शो पे आए हुए हैं। घर, गहने और गृहस्थी, बहुत अच्छी इंस्टॉलेशन है जी। सारी मॉडल्स तैयार बैठे हैं, आइडियल कपड़े हैं शादी सीजन के लिए, और अभी म्यूजिक भी होगा।
माशाल्लाह फहद हुसैन ने बहुत अच्छा सारी चीज़ की हुई है। फजल ज्वेलर्स जो है इस टाइम ज्वेलरी को सारी चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे। ऑल द ब्राइड्स दैट आर ओवर हियर आर dressed by Fahad Hussain and all the jewels that they are wearing, और I hope all the people are enjoying over here and लाजमी आप लोग आएँ इस इवेंट के ऊपर भी। आप लोग आज मेरे सेट पे मौजूद हैं जहाँ पे हम अपनी कैंपेन शूट करते हैं हर साल, एंड वी इनवाइट एवरीबडी कि वो आएँ और हमारा क्राफ्ट देखें। इट्स ऑल लोकली प्रोड्यूस्ड और ये सारा हमारा ट्रेडिशनल ब्राइडल वेयर है, एंड इट्स अ न्यू काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट जहाँ इट्स नॉट अ रनवे शो बट लोग एक्चुअली पास से जाके कपड़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सेट का हिस्सा बन सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको इमर्सिव एक्सपीरियंस कहते हैं। सो आई होप दैट एवरीबॉडी लाइक्स इट। एज यू कैन सी इवेंट बहुत ग्रैंड है, लेविश है, और बहुत इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, क्योंकि फहद का हमेशा से मोटिव रहा है कि जो भी चीज़ करें बस आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए और बहुत ग्रैंड होनी चाहिए। तो फाइनली वी आर ऑन इट एंड वी आर हैविंग लॉट ऑफ फन, और आपने कलेक्शन भी देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है। तो येस, आई एम लविंग। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। आलमी के साथ बाजारी का खदशा है और सरमाए को बचाने की कोशिश में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो सबसे आगे इस वक्त दिखाई दे रही हैं। अभी हमने देखा कि चंद माह पहले भी इस तरह के वाकयात काफ़ी पेश आए हैं कि टेक्नोलॉजी कंपनीज की जानिब से जो लोगों को अच्छी तनख्वाहें दी जाती हैं, भारी मराद दी जाती हैं, वक्तन फवक्तन उनको बोनसेस दिए जाते हैं, खूबसूरत कमीशन दी जाती हैं, अब वो सब कुछ नहीं हो रहा, बल्कि इन तमाम लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत सारी दिनों से जो चर्चा चल रही है ट्विटर के हवाले से भी, एलॉन मस्क भी खबरों में है और उनको खबरों में रहना भी आता है, अगर ऐसा कहा जाए कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते। अच्छा, बहरहाल इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए जो अच्छी खबर है या नहीं है वो तो हमारे आज के एक्सपर्ट ही बताएंगे, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये कि मारूफ सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोल रहा है, फेसबुक पाकिस्तान दफ्तर खोलने की तैयारी कर रहा है। तो इससे क्या तब्दीली आएगी, क्या ये एक प्लेजेंट चेंज होगा? बात करते हैं हमारे साथ एजाज आसी साहब, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं इन स्टूडियोज। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये जब इनवार ने खबर शेयर की नाज़रीन के साथ कि जैसे मुलाजमीन जो हैं वो अपनी मुलाजमत से फारिग हो रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है या आएगा ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी के? बेसिक रीजंस क्या है? रिसेशन प्राइमरीली इन्फ्लेशन से स्टार्ट हुई बात। पिछले कई अरसे से फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का है वो कॉन्स्टेंटली इंटरेस्ट रेट्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। जब तक वो कंट्रोल नहीं करेगा इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी, उससे रिसेशन जो है वो मंडलाता रहेगा, और उसकी वजह से ये अभी एक स्नोबॉल अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा। ये फेसबुक अमेजोन ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, अभी उसने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। 11,000 लोग वो फारिग करने जा रहा है, बट अमेजोन के केस में 15 लाख में से 11,000 इज अ स्मॉल पोर्शन। फेसबुक या मेटा के केस में इट्स अ 13% ऑफ देयर वर्कफोर्स, व्हिच इज अ बिग डील। 13% मेटा और फेसबुक का तो हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी लॉस में गया। एक साल में 9 माह में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो ये जो ट्विटर में मुलाजमीन की जो बरतरफियां हुई, तो फिर आप समझते हैं कि ये फिर एक दुरुस्त डिसीजन, क्योंकि बहुत तनकीद की गई, बहुत क्रिटिसाइज किया गया इनको? मेटा का प्योरली इंटरनल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा, काफी अरसे से प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मेटा पे एक नहीं, वो उसका एक अपना प्लेटफॉर्म का एक अपना आर्किटेक्चर है, एक उसकी एक अपनी मेटा की जो ट्विटर की अपनी कल्चरल रेलेवेंस बहुत है, लेकिन कमर्शियल रेलेवेंस अनफॉर्चुनेटली अभी तक एडवर्टाइजर्स कंफर्टेबल नहीं है जितनी वहां पर पॉलिटिकल बातें होती हैं, जितनी वहां पर टॉक्सिसिटी भी फैली होती है, और बहुत सारे फीमेल्स के अगेंस्ट या माइनॉरिटीज के अगेंस्ट भी जो डिस्कशंस हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से नेचुरली एडवर्टाइजर्स आर ऑलवेज वेरी के हम ऑफेंड हुए हैं थोड़ा सा। जी, तो ट्विटर का केस मेरे ख्याल में आइसोलेटेड है। मेटा जो है वो ये जो जितनी भी ले-ऑफ्स हैं ये कुछ अरसे में ये वापस हो जाएंगी, क्योंकि ये नॉन एसेंशियल वर्कर्स हैं, जो मेटा ने भी कहा, और जितने अभी तक हमने नंबर्स देखे हैं, तो इसमें जितने टेक्निकल प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ये वापस इंशाल्लाह आ जाएंगे। ये टैलेंटेड लोग थे, ये कहीं ना कहीं अपने जगह बना लेंगे। 4 महीने की सेवरेंस पे मिली यानी, सो दे विल मैनेज। लेकिन अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, अगर हम ट्विटर की स्पेसिफिकली बात करें या फेसबुक की बात करें, अमेजोन की बात करें हैं, तो जो तमाम लोग हैं, आपको लग रहा है कि जो नई एप्स वो जल्दी आ सकती हैं, वो ट्विटर को फेसबुक को रिप्लेस कर सकती हैं?
जी बिल्कुल, सिल्वर लाइनिंग इसमें यह है कि 2008 या उससे पहले जितने भी पिछले 100 साल की हिस्ट्री में रिसेशंस आए हैं उसमें बड़ी अच्छी कंपनियां भी बनती आई हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी भी वो कौन सी नेटफ्लिक्स, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी, ये वो कंपनीज हैं जो ये रिसेशन में बनी थी और इन्होंने टफ टाइम्स में शुरुआत की और आज सारी दुनिया को देखें। डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका अकाउंट इस तरह से लॉक हुआ, बैन हुआ ऑन ट्विटर, उसको जब दोबारा फाइल किया गया तो वो दोबारा नहीं आए वापस वहां पर और जरूरत ही नहीं इनको पेश पड़ी और वो लोग इंतजार करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। उनकी पहली ट्वीट का इंतजार वो अभी तक करें, दिलचस्पी का इजहार नहीं किया कि वो वांट टू बैक ऑन ट्विटर। तो द पॉइंट इज कि अगर और फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में अब हम सुन रहे हैं कि टिकटॉक अपना ऑफिस दे आर गोइंग टू ओपन, फेसबुक आ रहा है, अमेरिका में भी मोस्ट वॉच एप्लीकेशन टिकटॉक अब बन चुकी है, यूट्यूब से ज्यादा। टू लेट नाउ। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है टू लिटिल टू लेट है। अभी ज़करबर्ग ने कुछ हफ्ते पहले एडमिट किया कि ये मेरी तरफ से बहुत बड़ी गलती थी कि हम टिकटॉक को एज अ फॉर्मिडेबल कंपटीशन नहीं देख सके। फेसबुक ड्रॉप द बॉल ऑन दिस, टिकटॉक बिकेम टू बिग और अब पाकिस्तान में अगर एक या दो बंदे सिर्फ आते हैं, 22 करोड़ की आबादी है जिसमें हंड्रेड्स, अगर 1000 ना सही तो हंड्रेड्स ऑफ गुड कंपनीज हैं जो फेसबुक और टिकटॉक पे अपने प्लेटफॉर्म्स को चला रही हैं। इट वाज क्वाइट शॉकिंग टिकटॉक का यूट्यूब को पीछे छोड़ जाना। तो ये आप समझते हैं कि ये कंपनीज की तरफ से इस तरह के मार्क ज़करबर्ग ने भी बोला कि ये हमने उसको एज अ कंपटीशन नहीं लिया, या ये न्यू जो जनरेशन है ये उनके इंटरेस्ट की भी बात है? देखें, तकरीबन 150 साल की जितनी भी हिस्ट्री है उसमें आप देखें कि इंसानी जो बिहेवियर है इट इज ऑलवेज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, दैट्स द फंडामेंटल। फेसबुक हमेशा से इस चीज पे बैंक करता रहा कि आप लोग इंटरेस्टेड, हम लोग इंटरेस्टेड हैं अपने इंटरेस्ट की चीजों में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने ब्रांड्स के अंदर जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं। लेकिन हुआ यह कि पिछले कई सालों में मेरे जो दोस्त हैं, मेरी फैमिली, मेरे ब्रांड्स जिन पे मैं इंटरेस्ट रखता हूं वो अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे। टिकटॉक ने कहा कि जो बंदा कहीं भी अच्छा कंटेंट दे रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। सो इट्स अ डिफरेंस ऑफ सर्च वर्सेस डिस्कवर। तो अगर मैं डिस्कवर, मुझे पता नहीं है मुझे क्या देखना है, टिकटॉक कहता है मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाऊंगा और मैं देखूंगा कि आपको उन चीजों में इंटरेस्ट है या नहीं। फेसबुक पे आपको एक्सप्लिसिटली जाके बताना पड़ता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे ब्रांड्स हैं जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, ये कंपनीज हैं जिसके लिए मैं एसोसिएट होना चाहता हूं। सो इट वाज अ फंडामेंटल डिफरेंस ऑफ हाउ दे रेड ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, तो अभी सारे नहीं आसिफ साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, जिस तरह पेपॉल की अगर बात करें, वो मामला अभी तक हल तलब है पाकिस्तान में, तो उसका पाकिस्तान अगर हल हो जाता है तो पाकिस्तान को क्या फायदा होता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, और जब तक वो हल नहीं हो रहा हम कितने नुकसान में हैं? जी देखिए, मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट कुछ कर रही है। गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें, पिछली कई गवर्नमेंट्स ने बताया है कि हमने कुछ रीच आउट करने की कोशिश की है, लेकिन दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। पेपॉल डज नॉट केयर अबाउट पाकिस्तान जस्ट लाइक फेसबुक और अमेजॉन और एनी अदर कंपनीज। अभी भी देखें, ट्विटर अगर टिकटॉक या फेसबुक आ रहा है तो वो एक या दो बंदे अपने यहाँ रख रहा है। 22 करोड़ की आबादी में आप दो बंदे कितनी चीज़ें मैनेज कर सकेंगे, कितने लोगों को ट्रेन करेंगे, कितने लोगों को सपोर्ट दे सकेंगे? तो इसी तरह से पेपॉल को तो देखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क आपको पड़ रहा है, हमें पड़ रहा है, मुझे पड़ रहा है, सब लोगों को पड़ रहा है कि वो बिजनेस अच्छा नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग अभी भी अपनी वालदा और अपने वालिद के नाम पर अकाउंट खोल के काम कर रहे हैं बिकॉज दे आर यंग पीपल, दे डोंट नो हाउ टू ओपन अप बैंक अकाउंट, जिसमें किसी हद तक गलती आप उनकी भी कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान देखें अभी तक एक सीरियसनेस, इमरजेंसी हमें नजर नहीं आती है। बिल्कुल आपके जितने भी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हैं वो अभी तक उसकी तरफ पेशरफ्त नहीं हुई है। तो बातें बहुत ज्यादा हैं, नंबर बहुत अच्छे हैं, पेपर पे जितने भी आप पोर्टफोलियो उठा के देख लें बहुत अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत काम होने वाला है। अवामी सवाल ये कि यूट्यूब के अलावा और कौन सी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर जो कंटेंट है वो बहुत जनरेट हो रहा है, तो लोगों का जो रुझान है इन टर्म्स ऑफ कि कुछ कमाई की जा सके वो यूट्यूब ही है। मेरे ख्याल में अगले कुछ अरसे में फेसबुक और इंस्टाग्राम ज्यादा ओपन अप हो जाएगा पाकिस्तान की मार्केट के लिए, और फेसबुक पाकिस्तान, ब्राजील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया कुछ मुल्क हैं दुनिया में जिनमें सबसे ज्यादा इन मुल्कों में एंगेजमेंट और टाइम ज्यादा स्पेंड होता है। ठीक है, अच्छा क्विकली जानना चाहूंगी, ब्लू टिक ऑन ट्विटर हासिल करना कितना मुश्किल हो चुका है? देखें, अब तो इलॉन मस्क की नई पॉलिसी की वजह से आप $8 आप दे दें मंथली तो आप
ब्लू टिक ले सकते हैं, जिसको बड़ा लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, बड़ा फनी, बड़ा रिडिकुलस, हर तरह की उसमें लोगों ने उसको अब्यूज भी करना शुरू कर दिया कि $8 कोई मसला नहीं है, मैं ले लेता हूं, नाम मैं कोई भी रख लेता हूं और मैं ये शो करूंगा कि आई एम अ नोन पर्सनैलिटी, ठीक है, और उसकी जगह मैं कोई भी बात कर दूंगा तो लोग उसको इसको मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें पेंडिंग हैं इलोन मस्क की तरफ से। हमें देखना है अगले कुछ महीनों में कि इलोन मस्क वो सारी मिरेकल्स कर सकते हैं जो टेस्ला में उन्होंने किए। हाँ या ना में कल जो हमने एक पूरा दिन मीम्स देखते रहे अबाउट स्नैपचैट जो इलॉन मस्क का था, वाज दैट रियल या फेक था? नो, आई थिंक इट वाज फेक। ठीक है, चलिए बहुत सारी खबरें को तसल्ली हो गई होगी। थैंक यू सो मच आपके टाइम निकाला। एजाज आसी हमारे साथ इन कन्वर्सेशन थे और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो आईटी सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा काम होने की भैया यकीनी तौर पर जरूरत है। जिस तरह से अभी कंपनीज इंटरनेशनल पाकिस्तान में अपने ऑफिस तो ला रहे हैं, बट वो मैन पावर यहाँ पर नहीं आ रही जो कि 22 से 23 करोड़ जो हमारी आवाम है उसको अच्छे से डील कर सके। प्रोग्राम में इस वक्त जनाब बढ़ते हैं आगे और एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है। इस जो रिपोर्ट के फैक्ट्स हैं वो काफी शॉकिंग होंगे, आई एम श्योर आपके लिए भी। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान में अमवात के जो शहरियों की अमवात की जो सबसे बड़ी रीजन है वो क्या है। आई एम श्योर इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो लेट्स वॉच रिपोर्ट। दिल से दिल को राह होती है, दिल का रिश्ता दिल थाम कर बैठ जाइए। पाकिस्तानियों ने दिल को दिल से लगा लिया, मगर यही दिल बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की जान लेने लगा। पाकिस्तान आबादियाती सर्वे 2020 के नताइज जारी कर दिए गए, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में अमवात की सबसे बड़ी वजह अमराज़े कल्ब करार दी गई है। सर्वे के नताइज के मुताबिक बुखार, फॉलेज, शुगर, कैंसर, दमा, सांस की बीमारियां दीगर बड़ी वजूहात हैं। पाकिस्तान में शहरियों की औसत उम्र 65.4 साल से कम होकर 65 साल हो गई। खवातीन की औसत उम्र 66.5 से कम होकर 65.5 पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मर्द हजरात की औसत उम्र में इजाफा 64.3 से बढ़कर 64.5 हो गया। पाकिस्तान में नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात में कमी रिकॉर्ड की गई। तो जनाब, दिल को रखें संभाल कर, सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करें, वर्जिश, सादगी और कुदरती माहौल से दिल लगाएं, क्योंकि दिल होगा मजबूत तो जान भी रहेगी महफूज। वेलकम बैक जी, और दिस इज द टाइम हमारी वायरल वीडियो का, हमारे प्रोग्राम के इस अहम सेगमेंट का जो कि बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, लोगों को पसंद आती हैं और काफ़ी फिर इस पर डिस्कशन भी हम लोग भी करते हैं। जिस तरह से नबिया ज़ू तो आप यकीनी तौर पर गई होंगी, बचपन में गई थी, अब तो बच्चों को ले जाने का टाइम आ चुका है। होंगी बिल्कुल। तो वहाँ पर जो जानवर होते हैं किस तरह से फ्रेंडली भी आपके साथ होते हैं, आप उन्हें खाने की जब कोई चीज़ ऑफर करते हैं तो वो जिस तरह बंदर इंटेलिजेंट होते हैं, वैसे बंदर बड़ा इंटेलिजेंट होता है। कौवे आप अक्सर देखें कि हमने बहुत सारी वायरल वीडियोस देखी हैं कि कुछ खा रहे हो तो हाथ से चुरा कर ले जाते हैं। दूसरे जो 7 जानवर हैं उनके साथ शेयर भी करती वीडियोस हमने दिखाई हैं। तो एक और वीडियो आज हमारे पास है, थोड़ी सी डिफरेंट है, खाने से रिलेटेड तो नहीं है, वो आपको दिखाते हैं पहले। तो जी ये जू में एक शख्स आया था, उसकी है ना कि यहाँ पर गिर गई थी, जिसके बाद ये है ना कि इस चिंपैंजी को मिली है और इस चिंपैंजी ने शुक्र है उसको खाया तो नहीं है, बट उसको ये मालूम है कि मजे की बात ये कि उसको पता है, ये मतलब ऑब्जर्वेशन देखे ना आप चिंपैंजी की, उसको पता है कि भाई आंखों पे लगाना है चश्मा, और उसने ये पकड़ा चश्मा और ये उसने कहीं राइट लेफ्ट ट्राई नहीं किया। भाई बड़ा समझदार स्मार्ट ये है, लेकिन गलती ये हुई कि उल्टी ऐनक लगा ली। इतनी गलती का मार्जिन मेरे ख्याल से हम इसको दे देते हैं और बच्चा करेक्ट कर रहा है, शायद अपनी लैंग्वेज में बताया होगा उसने कि मामा आपने इसको सीधा कर ले चश्मे को। फैशन उसने दुरुस्त कर दिया है वहां पहुंच करके, जो पहले गलती उसने की है विदिन सेकंड्स बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है जो जिस शख्स की ये वीडियो चश्मा था वो वीडियो बनाता रहा है और वो शायद अपना चश्मा वापस भी मांगते रहे, लेकिन चश्मा वापस उन्हें भारत वीडियो वायरल जरूर होगी। सो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का जनाब टाइम भी खत्म हो रहा है और कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।